प्रशासनिक अनुवाद वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, अद्यतन, अधुनातन, वैश्विक, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में अत्यंत प्रासंगिक बन गया, महत्वपूर्ण बन गया है। किसी भी सरकारी अधिकारी को या उसके द्वारा लिए गए निर्णय को उसका निजी निर्णय नहीं माना जा सकता। शासन प्रशासन की भाषा की एक विशेषता यह होती है कि उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, उसकी अपनी एक विधिवत तैयार की गई संरचना होती है। वह किसी व्यक्ति विशेष की भाषा नहीं होती, वह पैसिव वॉइस में तैयार की गई संरचना की द्योतक या सूचक होती है। इसलिए प्रशासन में, प्रशासनिक भाषा में लिए गए जो भी निर्णय हैं वो अमूर्त होते हैं, वो मूर्त नहीं होते। वो एक अमूर्त व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भी अधिकारी कार्यरत होते हैं वो वस्तुतः मैं शैली में काम नहीं करते, वो हम शैली में या व्यवस्था को सामने रखकर किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए अधिकारी व्यवस्था या सरकार का प्रतिनिधि होता है। इसी कारण प्रशासनिक या कार्यालयी हिंदी मौलिक या अनुदित किसी भी रूप में हो, उसका कर्ता प्रकट नहीं होता, वह लुप्त होता है। उसमें मैं या तू अथवा तुम का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि एक डेकोरम है, एक ग्रेस है, एक मर्यादा है प्रशासन की भाषा की भी। जिस किसी के लिए भी पत्र का, प्रारूप का, टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है, वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति का, किसी धर्म का और किसी आयु वर्ग का, उसको एक सम्मान सूचक संबोधन के साथ, भाषा के साथ, वाक्य विन्यास के साथ देखा जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक हिंदी या कार्यालयी हिंदी वो एक विशेष प्रकार के अनुवाद की प्रविधि की अपेक्षा भी करती है। इस तरह की भाषा और इस तरह की भाषा के अनुवाद में सबसे महत्वपूर्ण है एकार्थता होती है। एक अर्थ ही उस वाक्य का, उस शब्द का वांछित अर्थ ही निकलना चाहिए। उसमें अगर द्विअर्थी संभावना होगी तो प्रशासन और व्यवस्था के लिए वो एक कठिनाई पैदा करेगा, वो संकट पैदा करेगा, वो कोई वैधानिक चुनौती खड़ी कर देगा। इसलिए एकार्थता और एक रूपता ये उस भाषा का विशेष गुण है। भाषा की औपचारिकता का निर्वाह भी होना चाहिए। हम जानते हैं कि भाषा के दो रूप हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। प्रशासन में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं होता, वहां पर औपचारिक ही होता है। इसलिए जिस तरह के पत्र हम अपने परिवार में, मित्रों में, माता पिता को, भाई बहनों को लिख सकते हैं, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्रों की भाषा, उसकी शब्द संपदा, उसका वाक्य विन्यास वह किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसके अपने कोई नियम नहीं है। लेकिन यदि शासन प्रशासन में, यदि शिक्षा के क्षेत्र में, यदि ज्ञान विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अगर हम कोई पत्र लिखते हैं, यदि किसी अधिकारी को संबोधित करते हैं, तो एक औपचारिक भाषा या भाषा का एक औपचारिक रूप उसका निर्वाह हमें करना ही होता है, क्योंकि उसमें मर्यादा महत्वपूर्ण होती है। बोधगम्यता यह भी कार्यालयी भाषा की एक विशेषता है। जिस भी किसी भाषा में, जिस भी किसी शब्द संपदा का प्रयोग करते हुए, विन्यास करते हुए वाक्य बनाया जाए, वह मूल भाव को स्पष्ट करे। बोध जो उसके अंतर्गत निहित अर्थ है वो बोधगम्य हो ग्राहक के लिए, या जिसके लिए उस भाषा की संरचना तैयार हो रही है, उसकी समझ में आना चाहिए कि पत्र या प्रारूप क्या कहना चाहता है, जो टिप्पणी है वो क्या कहना चाहती है, या जो प्रतिवेदन है उसका उद्देश्य क्या है। इसलिए और विषय निष्ठता भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जिस विषय पर चर्चा परिचर्चा की जानी है, अनर्गल अवांछित विस्तार उस पत्र में
उस कार्यालयी भाषा में नहीं होना चाहिए। बहुत संक्षिप्त होती है, जिसको हम कहते हैं टू द पॉइंट, एकदम विषयनिष्ठ होती है, यह भी उसकी एक विशेषता मानी जाती है। प्रशासनिक निर्धारित मानक शब्दावली का प्रयोग ही होता है। प्रशासन में भी कई शब्द इस तरह के कभी कभी दिखाई देते हैं, चल रहे होते हैं, जो मानक नहीं होते। मानक का मतलब स्टैंडर्ड है, और इसका निर्धारण भारत सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व की संस्था, जिसको वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के नाम से जाना जाता है, वह शब्दावली का जब निर्माण करती है तो वह एक रूपता को, वह एक अर्थता को ध्यान में रखकर शब्दों को निर्धारित करती है। अंग्रेजी के मूल भाव के समतुल्य भाव को आत्मसात करने वाले हिंदी के शब्दों का निर्माण करती है। असंदिग्धता, यानी अगर प्रयोग किया जाए प्रशासन की, कार्यालय की भाषा में किसी शब्द का, किसी कथन का, किसी मुहावरे का, किसी लोकोक्ति का, किसी प्रयुक्ति का, तो उसमें संदिग्ध अर्थ नहीं होना चाहिए, एकदम असंदिग्धता अपेक्षित होती है। संदेह रहित शब्दावली और वाक्य संरचना यह कार्यालयी भाषा के स्वरूप को, मानक रूप को सुनिश्चित करती है, उसकी रक्षा भी करती है। प्रशासनिक भाषा और कार्यालयी अनुवाद की भाषा संरचना में निर्वैयक्तिकता एक बड़ा गुण है, जिसकी चर्चा हमने पहले की भी है। किसी भी सरकारी अधिकारी का सरकारी आदेश से निजी रिश्ता नहीं होता। अगर कहीं ऐसा प्रतीत होने लगे, ऐसा प्रतिबिंबित होने लगे कि जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है, जो व्यक्ति टिप्पणी लिख रहा है, उसमें वह और उसका अहम दिखाई दे रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। कथन या संदेश को वह इस रूप में प्रस्तुत करता है, करना चाहिए, जिसके प्रावधान है, जिसकी एक सैद्धांतिकी है, उसी रूप में उसका प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हमने देखा हो कि अंग्रेजी में इस तरह के वाक्य मिलते हैं, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू। अब ये जो वाक्य अंग्रेजी में है, ये है तो अंग्रेजी पद्धति का, लेकिन ये प्रशासनिक व्यवस्था की भाषा का एक नमूना, एक उदाहरण है। अब जब हिंदी में हम इस तरह के वाक्यों को लिखने जाते हैं मौलिक या अनुदित रूप में, तो एक पैटर्न है, एक शैली है, जिसको हिंदी ने अपना लिया है, जिसको हम पैसिव वॉइस के रूप में देखते हैं। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, या मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपको सूचित करूं। अब आगे जो भी वाक्य होगा कि आपको उस तिथि में उतने बजे निदेशक के कार्यालय में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना है, तो मुझे निर्देश हुआ है। किससे निर्देश हुआ है? जो मेरे ऊपर व्यवस्था है, जो मेरे ऊपर का अधिकारी है, उसने मुझे कहा कि मैं आपको ये सूचित करूं कि आपको फला तारीख को या उस तारीख को साक्षात्कार के लिए आना है। तो आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू, इसी के समतुल्य हिंदी की वाक्य संरचना ये वास्तव में किसी हद तक प्रयुक्तियों के रूप में हमारे सामने आती हैं। अब इस प्रारूप को, इस पद्धति को, इस प्रक्रिया को हिंदी ने भी अपनाया है। प्रशासनिक और कार्यालयी भाषा में मर्यादा की दृष्टि से या पैसिव वॉइस के निर्धारण की दृष्टि से हम इस तरह का प्रयोग करते रहे हैं। इसी प्रकार ड्राफ्ट एज अमेंडेड इज पुट अप, अंग्रेजी में इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की प्रयुक्तियाँ खूब मिलती हैं, क्योंकि एक लंबा अरसा हम पर अंग्रेज़ों ने शासन किया, और जो शासकीय प्रशासकीय व्यवस्था थी, उसकी जो भाषा थी, उसकी जो शैली थी, उसकी जो शब्द संपदा थी, वो अंग्रेजी की थी। तो स्वतंत्रता के बाद भी हमें विरासत में जो भाषा मिली प्रशासन की, कार्यालय की, जो पारंपरिक फाइलें मिली, उन सब में इसी तरह की शब्द संपदा, इसी तरह की प्रयुक्तियाँ, इसी तरह के प्रयोग ये प्रचुर मात्रा में मिले। हमने उन्हीं से अपना काम चलाया। हालांकि आज़ादी तो हमें 47 में मिली, लेकिन हिंदी को राजभाषा घोषित करने में 2 वर्ष लग गए, क्योंकि ये सुनिश्चित करना था कि हम हिंदी को राजभाषा घोषित करें तो हिंदी राजभाषा के रूप में अपनी शब्द संपदा के साथ, अपनी प्रयुक्तियों के साथ,
अपने पत्र प्रारूपों के साथ उपस्थित हो, इसमें थोड़ा समय तो लगेगा। इसलिए ड्राफ्ट एज अमेंडेड इज पुट अप, इसके समतुल्य हिंदी का वाक्य विन्यास हमने तैयार किया। यथा संशोधित प्रारूप प्रस्तुत है, इज पुट अप प्रस्तुत है, ड्राफ्ट प्रारूप, और एज अमेंडेड यथा संशोधित, यानी जिस तरह से प्रारूप का संशोधन कर दिया गया है वह उसी रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। आपके सामने माने अधिकारी के सामने। अब अधिकारी उसे देखेगा, निर्णय करेगा कि यह ठीक है, उसमें कोई संशोधन, उसमें कोई संवर्धन, उसमें कुछ काटना या जोड़ना, जो भी करना है वह उसमें करेगा। वो एक ड्राफ्ट है, प्रारूप है, और उस प्रारूप की अप्रूवल, उस प्रारूप का अनुमोदन अधिकारी से लेना ही होता है, क्योंकि एक हायरार्की है पूरी व्यवस्था के अंतर्गत काम करते हुए, और उसकी भी अपनी एक अनिवार्यता बनी हुई है। इसी तरह अंग्रेजी में वाक्य है वेटिंग लिस्ट मे बी रिन्यूड। अब वेटिंग लिस्ट के लिए हमने बनाया प्रतीक्षा सूची। किसी एडमिशन के लिए, किसी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए यदि कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ बच्चों ने, कुछ प्रतिभागियों ने परीक्षा दी है, इंटरव्यू या साक्षात्कार दिया है, और प्रथम सूची में जो नाम शामिल किए गए हैं, मान लीजिए कि 50 नाम शामिल हैं, और इसके बाद जो नाम है वो प्रतीक्षा सूची में रख दिए गए हैं, उसका एक उद्देश्य है, उसका एक कारण है कि यदि घोषित नामावली में या घोषित नामों की सूची में जिनका चयन हुआ है, उनकी सूची में यदि 4 या 5 या 7 प्रतिभागी या विद्यार्थी अगर प्रवेश नहीं लेते या नौकरी में कार्यभार संभालने के लिए उपस्थित नहीं होते, तो नियम यह है कि जो वेटिंग लिस्ट में यानी प्रतीक्षा सूची में जो लोग शामिल हैं उसमें वरीयता क्रम से, मेरिट से उतने ही नाम लेकर दूसरी सूची फिर निकाली जाती है। अब ये प्रशासनिक एक कार्यालयी जो व्यवस्था है, उस कार्यप्रणाली है, उसके अंतर्गत इस तरह के नियमों का प्रावधान किया भी गया है। इसलिए प्रतीक्षा सूची को नवीकृत किया जाएगा, यानी अगर ज़रूरत पड़े हमें जो वेटिंग लिस्ट है उसका नवीनीकरण करना हो तो नवीनीकरण भी अपेक्षा अनुसार किया जाएगा। प्रशासन में प्रत्येक अधिकारी अपने उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करता ही है और उसे करना ही चाहिए, ये भी व्यवस्था का एक संदर्भ है। इसीलिए प्रशासनिक तंत्र में कर्मचारियों या अधिकारियों की कई श्रेणियां होती हैं। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलें तो 10, 12, 15 श्रेणियां होती हैं, और नीचे का जो कर्मचारी है वो अपने से ऊपर के कर्मचारी तक, फिर और ऊपर के कर्मचारी तक, फिर अधिकारी तक, फिर और ऊंचे अधिकारी तक, इस तरह से ये सिलसिला प्रशासनिक कार्यों में चलाया जाता है। किंतु कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी को आदेश देते हुए, कर्ता के रूप में आदेश देते हुए ऐसा कार्य नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि मैं आपको यह निर्देश दे रहा हूँ, मैं आपको या आपको मैं यह कह रहा हूँ कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं होता। इस पत्र के उत्तर को अभी रोक लिया जाए। अब ये जो शैली है ये प्रशासनिक या कार्यालयी भाषा की शैली है। किसको कहा गया ये निहित है, यह पत्र शीघ्र जारी किया जाए या जारी करें। अब कौन किसको कह रहा है ये अंतर्निहित है, इसलिए नाम लेकर किसी को नहीं कहना, तू और तुम कहकर किसी को नहीं कहना, क्योंकि प्रशासनिक या कार्यालयी भाषा की गरिमा, उसकी मर्यादा, उसका ध्यान रखना होता है। मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हुआ या प्राप्त करें, अनुमोदन वांछित है, अपेक्षित है। अब इसमें न तो कहने वाला शामिल है और न जिसको कहा जा रहा है वह शामिल है। प्रशासनिक भाषा और अनुवाद में
शिष्टाचार का निर्वाह अत्यंत आवश्यक और अपेक्षित होता है। शिष्ट भाषा और शिष्टता से भाषा का प्रयोग, औपचारिकता का निर्वाह अवश्य होना चाहिए। इसीलिए सेवा में महोदय, महोदया, प्रिय महोदय, सादर, आपका, सधन्यवाद, इस तरह के शब्दों का प्रयोग इसीलिए होता है कि वह जो गरिमा है, वह जो भाषा की प्रशासनिक और कार्यालयी भाषा के स्वरूप की जो मर्यादा है उसको बचाया जा सके। प्रशासनिक हिंदी जो कि अनुवाद आधृत हिंदी है, जिसकी चर्चा हमने पहले की, अनुच्छेद 343 से 351 तक जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान है संविधान में राजभाषा हिंदी के, उसी ने द्विभाषिकता को ध्यान में रखकर अनुवाद की अनिवार्यता पर बल भी दिया। अगर हम देखें कि अपनी एक मानक कृत्रिम शब्दावली हिंदी ने तैयार की है, CSTT ने, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने अंग्रेजी के शब्दों को सामने रखकर उनके समतुल्य, उनके सममूल्य हिंदी शब्दों का निर्धारण किया है, जिसका निर्माण जो संस्था निर्माण कर रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, जिसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के रूप में देखा और जाना जाता है। सन 1961 में उसका गठन किया गया था। और बहुत आनंद के अनुभव को अगर हम बांटें तो कह सकते हैं कि आज तक उस संस्था ने समस्त भारतीय भाषाओं में जिस अवधारणात्मक शब्दावली का निर्माण किया उसकी संख्या 30 लाख से अधिक हो गई है, और केवल हिंदी में लगभग 10 लाख शब्द अवधारणात्मक आयोग ने बना दिए हैं। इस तरह प्रशासनिक अनुवाद की आधारशिला, प्रशासनिक भाषा की संरचना और उसकी संरचना के अंग अगर हम देखें तो शब्दावली की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। अनुवादक की जो तकनीक है, उस तकनीक में पारिभाषिक शब्दावली की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रशासनिक अनुवाद पर विचार करते हुए यह भी बात स्पष्ट रहनी चाहिए कि कार्यालयी भाषा की एक सुनिश्चित एवं सुव्यवस्थित पद्धति होती है। यह पद्धति या परिपाटी बंधी बंधाई तो है, और इसी का प्रयोग सामान्यतः बरसों से किया भी जा रहा है। अभी तक लगभग 78-80 वर्ष हो गए, यानी 8 दशक हो गए, लेकिन उस प्रणाली को, उस पद्धति को हमारी पूरी कार्यालयी भाषा में आज भी उसका निर्वाह करते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रस्ताव अपने आप में स्पष्ट है, इसे मान लिया जाए। ये अनुवाद अंग्रेजी के उस वाक्य का, उस प्रयुक्ति का अनुवाद है जिसने हमें ये बताया कि हमें भाषा के औपचारिक रूप का, उस एक निष्ठता और एक रूपता का निर्वाह करना है। अंग्रेजी में है, द प्रपोजल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इफ मे बी एक्सेप्ट। अब ये जो शैली है, ये अंग्रेजी की कार्यपद्धति ये हमारे सामने बरसों से, आज़ादी के बाद से रही है। आज़ादी से पहले भी अंग्रेज़ हम पर काबिज थे। अंग्रेज़ों ने इस देश की पूरी शासकीय व्यवस्था को अंग्रेज़ी में बदला, जबकि इससे पहले मुग़ल शासक जब हम पर काबिज थे तो इस देश की राजभाषा फ़ारसी थी, पर्शियन। मुग़लों ने 400-500 साल तक फ़ारसी में ही इस देश के समस्त कार्यों का निष्पादन किया। उर्दू अरबी उसकी सहायिकाएँ हो गई। किंतु जब अंग्रेज़ हम पर काबिज हुए तो उन्होंने पर्शियन को उस राजभाषा के दायरे से बाहर निकाला और अंग्रेज़ी को राजकाज की भाषा, शिक्षा दीक्षा, ज्ञान विज्ञान की भाषा, शासन प्रशासन की भाषा बना दिया। इसलिए द प्रपोजल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसका हिंदी में अनुवाद किया, प्रस्ताव अपने आप में स्पष्ट है। हर शब्द का समतुल्य प्रपोजल के लिए प्रस्ताव शब्द है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के लिए स्वतः स्पष्ट है, अपने आप में स्पष्ट है। इस तरह के अवधारणात्मक शब्द बनाए गए, एक प्रारूप औपचारिक भाषा का निर्मित किया गया इसे। और फिर आगे इफ मे बी एक्सेप्ट, यदि अपेक्षा हो तो इसे मान लिया जाए, है ना। प्रस्ताव अपने आप में स्पष्ट है, इसे मान लिया जाए। इसका मतलब है कि इसमें कोई संशय, कोई संदिग्धता नहीं है। यह अपने आप में स्पष्ट प्रस्ताव है, प्रपोजल है, और इसको
मान लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए। इसी तरह डिले इन रिटर्निंग द फाइल इज रिग्रेटेड। कभी कभी हमने देखा कि प्रशासकीय व्यवस्था में फाइल जो है वो कई कर्मचारियों और अधिकारियों तक जाती है, नीचे से ऊपर तक। जब अंतिम निर्णय होता है तो वो 10, 12, 15 मेज़ों पर, टेबलों पर 10, 12 कर्मचारियों और अधिकारियों से होती हुई, उनकी नोटिंग लेती हुई वो फाइल आगे बढ़ती है। किसी भी बड़े निर्णय तक पहुंचने के लिए सबके मत को उस फाइल पर नोटिंग के रूप में शामिल किया जाता है, ताकि जिम्मेदारी जो है वो सबकी हो। वो किसी एक व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वह स्वेच्छा से निर्णय ले ले, किसी भी कार्य का फैसला कर ले, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी अवकाश पर है, अस्वस्थ है, 4 दिन 6 दिन नहीं आया किसी भी कारण से, तो फाइल उसकी टेबल पर उसकी टिप्पणी के लिए प्रतीक्षा करती है। जब वो व्यक्ति, वो अधिकारी, कर्मचारी लौटेगा, उस पर अपनी टिप्पणी देगा, फिर उस टिप्पणी से वो फाइल अगले चरण की ओर बढ़ेगी, आगे जाएगी। तो स्वाभाविक है अवांछित विलंब फाइल में किसी निर्णय तक पहुंचने में हो जाता है। अब ऐसे में ये बताना पड़ता है, ये स्पष्टीकरण देना पड़ता है, और ये खेद भी व्यक्त करना पड़ता है, ये रिग्रेट भी महसूस करना पड़ता है कि भाई फाइल लौटाने में थोड़ी देर हो गई है, थोड़ा विलंब हो गया है, हमें उसके लिए खेद है। ऐसा ये भी एक मर्यादा का, कार्यालयी भाषा के स्वरूप का एक पक्ष है जो हमारे सामने आता है। तो डिले इज रिग्रेटिंग, डिले इन रिटर्निंग द फाइल इज रिग्रेटेड। जब हम ये कहते हैं तो हिंदी में हमने उसके समतुल्य प्रयुक्ति बनाई, फाइल को लौटाने में हुई देरी के लिए खेद है, विलंब के लिए खेद है। इस तरह के प्रयोग हम हिंदी में प्रयुक्तियों के रूप में देख सकते हैं। इसी तरह इंक्वायरी मे बी कंप्लीटेड एंड इट्स रिपोर्ट सबमिटेड एट एन अर्ली डेट। अब आप देखिए, इंक्वायरी मे बी कंप्लीटेड, हमने इसके लिए, इंक्वायरी के लिए जांच शब्द है, कंप्लीटेड के लिए मे बी कंप्लीटेड, पूरी की जाए। ये जो मे बी वाली शैली है कार्यालयी भाषा में, प्रशासनिक भाषा में, ये कर लिया जाए, किया जाए, किया जाए, किया जा सकता है, इस तरह के प्रयोग इसके अनुवाद के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इंक्वायरी में भी कंप्लीटेड के लिए हिंदी में हमने वाक्य तैयार किया, जांच पूरी की जाए, और फिर एंड इट्स रिपोर्ट सबमिटेड एट एन अर्ली डेट, और उसकी रिपोर्ट, जो जांच पूरी की जाए और उसकी रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत की जाए। शीघ्र, अविलंब, तत्काल, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि एट एन अर्ली डेट, इसके लिए हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो कंसेप्चुअल हैं, जो अवधारणात्मक हैं, वो कर सकते हैं। इसी लेखन पद्धति को हम टिप्पण में, प्रारूपण में, पत्र लेखन में, प्रतिवेदन में, संक्षेपण में, पल्लवन में, इन सब में भी देख सकते हैं। संक्षेपण जो है वो किसी बड़े नोट, किसी बड़ी टिप्पणी, किसी बड़े पत्र, किसी बड़ी रिपोर्ट, उसका 1/3, 1/3 रूप तैयार किया जाता है। सभी अधिकारियों के पास उतना समय नहीं होता कि वो पूरी नोटिंग, पूरी ड्राफ्टिंग या पूरी प्रक्रिया से गुजरें, तो उसकी एक समरी बनाकर अधिकारी के सामने रख दी जाती है, जो एक तरह से उसका मार्गदर्शन करती है और निर्णय लेने में उसकी मदद करती है। पल्लवन में किसी संक्षिप्त रूप का विस्तार किया जाता है, उसे बढ़ाया जाता है। इसकी भी अपेक्षा कार्यालय में, प्रशासन में पड़ती है। तो हम देख सकते हैं कि लेखन पद्धति को हम जब कार्यालय में देखते हैं तो टिप्पणियों में, प्रारूप में, पत्रों में, प्रतिवेदनों में, प्रतिवेदन रिपोर्ट है, संक्षेपणों में, पल्लवों में, इन सब में हम इनके प्रयोग को देख सकते हैं। तो मित्रों, इस दृष्टि से हम देखें कि प्रशासनिक भाषा का, कार्यालयी भाषा का रूप स्वरूप एक सुनिश्चित, एक विशिष्ट रूप स्वरूप होता है, और उसमें अनुवाद की जो भूमिका होती है वो उसी प्रशासनिक भाषा के तेवर की रक्षा करते हुए, उसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए,
उसकी अवधारणात्मक शब्दावली की रक्षा करते हुए अनुवाद किया जाता है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।